हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है आपके MPSC 005 यानी कि स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका पे उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स को जानेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पार्ट 1 के पहले टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्लेव ट्रेड इन अफ्रीका के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो अफ्रीका है उसमें जो स्लेव ट्रेड है वो कैसे हुआ, इसके ओरिजिन्स क्या थे और कौन कौन सी अर्ली प्रैक्टिसेस थी जो अफ्रीका में चल रही थी। सो द स्लेव ट्रेड इन अफ्रीका हैज़ एंशियंट ओरिजिन्स। जो अफ्रीका में स्लेव ट्रेड है उसके ओरिजिन एंशियंट टाइम से ही चले आ रहे थे, प्राचीन इतिहास था, प्रीडेटिंग यूरोपियंस इन्वॉल्वमेंट। और बाद में यूरोपियन का हस्तक्षेप हुआ, यानी कि जो ट्रेड है वो पहले से ही चल रहा था। अफ्रीका से जो स्लेव्स हैं उन्हें लेके पहले भी जाया जाता था। अफ्रीकन सोसाइटीज़ प्रैक्टिस वेरियस फॉर्म ऑफ सर्विट्यूड। जो अफ्रीका की जो सोसाइटी है वो वहाँ पे कई प्रकार की जो गुलामी है वो प्रचलित थी। लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस के आने से पहले भी, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर, डेट और पनिशमेंट के रूप में। ठीक है, किसी पे लोन है तो उसे गुलाम बनना पड़ेगा, किसी को पनिशमेंट मिली है तो उसे गुलाम बनना पड़ेगा। तो ये सारी जो प्रथाएं हैं अफ्रीका में ऑलरेडी प्रचलित थी स्लेव ट्रेड के बारे में। अब हम बात करेंगे अरब स्लेव ट्रेड की। सीधा ही हम यूरोपियंस की बात नहीं करने लग जाएंगे कि भाई अंग्रेज़ आए, अफ्रीका को गुलाम बनाया और उन्हें ना स्लेव बना लिया, तो सीधा बात नहीं करेंगे। पहले हम 7वीं सेंचुरी की भी बात करेंगे। हम बताएंगे कि जो अरब स्लेव ट्रेड है पहले वो भी चलता था, जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट करते थे अफ्रीका के जो स्लेव्स हैं, अफ्रीका के गुलामों को मिडल ईस्ट के देशों तक लेके जाते थे, नॉर्थ अफ्रीका भी लेकर जाते थे। ये जो ट्रेड है सालों साल चला था, जिसने अफ्रीका की सोसाइटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाया था। यानी कि अरब गुलामी व्यापार कब शुरू हुआ था? 7वीं शताब्दी के तहत शुरू हुआ। इसके तहत अफ्रीकी गुलामों को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ले जाया गया। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की बात करें तो जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड है ये शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में, ड्रिवन बाय यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, जिसे यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के द्वारा ड्राइव किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था। अब बात करेंगे यूरोपियंस की, जो 15वीं सदी में आए थे। अफ्रीकन्स को ये लोग कैप्चर करते थे, उन्हें ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू अटलांटिक ओशन टू द अमेरिकाज टू वर्क ऑन प्लांटेशंस। बागानों में काम करने के लिए इन्हें वहाँ पे ये लोग लेके जाते थे, और बाकी सारे जो श्रम प्रधान उद्योग थे उनमें भी इनसे काम करवाया करते थे। स्टूडेंट्स, बागान जैसे कि आपके चाय के बागान, ठीक है, टी प्लांटेशंस, कॉफ़ी प्लांटेशंस, ऐसी जगह पे इन्हें पकड़ के ले जाकर इनसे काम करवाते थे। तो सबसे पहले हमने बात की अरब स्लेव ट्रेड की, फिर हमने बताया यूरोपियंस का, और हमने बताया ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक का मतलब है कि जो अटलांटिक ओशन है उसके द्वारा स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, ट्रांस अटलांटिक गुलामी व्यापार, जो कि यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों के द्वारा संचालित किया गया था। इम्पैक्ट ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज़। तो जो ये स्लेव ट्रेड है इसका अफ्रीका की सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो द स्लेव ट्रेड हैज़ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज़। इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। इट लीड टू द डी पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स। कई सारे जो रीजन्स थे वहाँ पे डी पॉपुलेशन हो गया, वहाँ की पॉपुलेशन खत्म हो गई, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो थी उनका विघटन हो गया, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट पड़ा। जो लोग हैं उनके ऊपर दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़े। यानी कि इसके जितने भी प्रभाव थे वो सारे के सारे जो हैं अफ्रीका वालों के लिए कैसे थे? विनाशकारी थे, क्योंकि उनकी जनसंख्या में कमी आ रही थी, उनके पारिवारिक समाजों का विघटन हो रहा था। रेजिस्टेंस एंड अबॉलिशन मूवमेंट्स। देयर वर न्यूमरस रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड के खिलाफ कई सारे मूवमेंट शुरू किए गए अफ्रीका में भी, and the among enslaved population in the Americas. The abolition movement gained momentum in the 18th century. जो abolition movement है इसने momentum कब पकड़ा? 18वीं और 19वीं सदी में, leading to the eventual end of the transatlantic slave trade. तो यानी कि जब लोग इसका रेजिस्टेंस करने लग गए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए, तो जाकर ये एट द एंड ये जो है ख़त्म हो गया, इसका एंड हो गया। गुलामी व्यापार के खिलाफ अफ्रीका में और अमेरिका में गुलाम आबादी के बीच कई प्रतिरोध आंदोलन हुए। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में उन्मूलन आंदोलन ने गति पकड़ी, जिससे अंततः ट्रांस अटलांटिक गुलामी व्यापार का अंत हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, अब चलेंगे हमारे टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें बात करनी है कि जो अफ्रीका की सोसाइटी है उस पर कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन अफ्रीका वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल। जो अफ्रीका है उसके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो जगी, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? कॉलोनियल पावर्स के कारण हुआ।
उपनिवेशवादी रूल के कारण जो यूरोपियन की पावर्स हैं उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था कॉलोनीज़ में। उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके संसाधनों को वो लोग क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उन पे फॉरेन रूल लगाते थे, विच लीड टू वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन एंड डिज़ायर फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जो अफ्रीका के लोग थे उनके अंदर क्या था, डिससेटिस्फैक्शन था, एंड दे हैव अ डिज़ायर फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। उन्हें क्या चाहिए था, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए था। सो अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से उपनिवेशवादी शासन के अनुभव से प्रभावित था। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को उपनिवेशों में विभाजित कर दिया, इसके संसाधनों का शोषण किया और विदेशी शासन इस पे थोप दिया, जिससे व्यापक असंतोष और आत्मनिर्णय की जो इच्छा है वो लोगों के अंदर पैदा हुई। वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? द पार्टिसिपेशन ऑफ अफ्रीकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 1 and 2 एक्सपोज दैम टू आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस। जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो इसलिए जगी क्योंकि लोगों के अंदर आइडिया आ गया कि हमें तो आज़ादी चाहिए और हमें सेल्फ गवर्नेंस करना है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलोनियल रूल का अफ्रीका की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा पूछा जा सकता है कि जो लोग हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे जगी। तो अपॉन रिटर्निंग होम जो कई सारे जो आपके वेटरन्स थे, जो लीडर्स थे, जब वो यहाँ आते थे तो अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को एडवोकेट करने लग जाते थे। यानी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अफ्रीकी सैनिकों की भागीदारी ने उन्हें स्वतंत्रता और स्वशासन के विचारों से अवगत कराया। जब उन्हें पता चला कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वशासन क्या होता है, तो जब वो अपने युद्ध के बाद घर लौटे तो उनमें से कई सारे दिग्गज राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आंदोलन में वो नेता बन गए और स्वतंत्रता की वकालत करने लगे। फिर उन्होंने बना ली अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़। सो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई अफ्रीका के अंदर। इन द मिड 20th century मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। 20वीं सदी में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी कदम था। पार्टी सच एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC जो है साउथ अफ्रीका में वो, एंड द कन्वेंशन पीपल्स पार्टी CPP जो घाना में है, वो दोनों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल हैं, यानी कि उनका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मासेस को मोबिलाइज करने में, लोगों को इकट्ठा करने में एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया था। 20वीं सदी के मध्य में पूरे अफ्रीका में राजनीतिक दलों का गठन राष्ट्रवादी आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण कदम था। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC और घाना में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी CPP जैसे दल स्वतंत्रता के लिए जनता को संगठित करने में सहायक थे। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट और उसके की फीचर्स की। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसने मोमेंटम कब पकड़ा? इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने जो मोमेंटम है वो पकड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके अंदर कुछ लीडर्स हैं जैसे कवामे नक्रुमा इन घाना, जोमे केन्याता इन केन्या, जूलियस नैरेरे इन तंजानिया, जो कि प्रोमिनेंट फिगर्स थे। देयर लीडरशिप एंड विजन, उनका जो लीडरशिप थी, उनका जो नेतृत्व करने की क्षमता थी, स्वतंत्रता के प्रति जो उनका दृष्टि थी, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस आंदोलन को गति पकड़वाने में। ये जो आंदोलन है स्वतंत्रता का, ये जो लीडर्स हैं इनके कारण ही गति पकड़ पाया था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका को आज़ाद कराने में कॉलोनियल रूल से यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है। सो द यूनाइटेड नेशंस प्लेड अ सपोर्टिव रोल। यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट किया इन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, अफ्रीका को डीकोलोनाइज करने के लिए। द UN प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉलोनियल इशूज़ टू बी डिस्कस। UN एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर दोनों देशों के लोग जो हैं वो आके बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता था ताकि वो जो है अफ्रीका की कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दे दें। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी क्या भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद समाप्ति प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र ने औपनिवेशिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया और औपनिवेशिक शक्तियों पर अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के लिए दबाव डाला। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें आपको बात करनी है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया इन द 20th century। आज के बारे में हम बात करेंगे कि आज अफ्रीका और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। इंडिया एंड अफ्रीका शेयर अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। इंडिया और अफ्रीका जो हैं इनकी जो हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। दीज टाइज हैव इवॉल्व्ड, और ये 21वीं सदी में और ज़्यादा क्या हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं। तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का एक लंबा इतिहास है।
जो प्राचीन समय से है। 21वीं सदी में इन संबंधों में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें दोनों देशों ने अपने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का प्रयास किया। इकोनॉमिक कॉपरेशन हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन। ये दोनों जो हैं एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो व्यापार है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें भारत प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं, और अफ्रीका को कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सेवाओं का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। India has also invested in African infrastructure development, agriculture and technological sector। जो हमारा देश भारत है उसने अफ्रीका के बुनियादी ढांचे में, कृषि में और उसके प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा निवेश किया है। उसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैज़ डीपेंड विद रेगुलर हाई लेवल विजिट्स। दोनों के बीच में जो समिट्स वगैरह में मीटिंग्स होती हैं, एक दूसरे के देश में जाना, उससे इन दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इज़ अ की प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉपरेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ये एक समिट है जहाँ पे इंडिया और अफ्रीका आपस में बात करती हैं। उसके बाद चलते हैं इसी के हिंदी मीनिंग पे, यानी कि जो डिप्लोमेटिक है उसको हम कहते हैं राजनयिक संपर्क। राजनयिक संपर्क नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं और सम्मेलनों के साथ गहरा हुआ है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। यानी कि ये क्या करते हैं, इनके जो राजनयिक संपर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। क्यों मजबूत हुए हैं? क्योंकि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में काफ़ी ज़्यादा ये लोग संवाद करते हैं, बातचीतें करते हैं, जिन पे ये मुद्दों को डिस्कस करते हैं। राजनीतिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, सांस्कृतिक मुद्दे हों, और उन पर सहयोग भी केंद्रित करते हैं। और ये करते हैं एक दूसरे के देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। जो भारत है उसने अफ्रीकी देशों को व्यापक विकास सहायता प्रदान की है। ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंस हम प्रदान करते हैं उन्हें, जिसमें क्षमता निर्माण करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। जो हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका हस्तांतरण करना भी शामिल है। इनिशिएटिव सच एज द पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट इलस्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू अफ्रीकन डेवलपमेंट। यहाँ पर हम एक परियोजना की बात करेंगे जिसका नाम है पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, जैसी पहले अफ्रीकी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। ये पहल है, एक प्रोग्राम है, कमिटमेंट है, जो क्या दर्शाता है कि जो भारत है वो अफ्रीका के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस की, यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की। सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारत अफ्रीकी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज अफ्रीका रिलेशंस। लोगों के बीच संपर्क, शैक्षणिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों ने आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाया है। जो लोग हैं उनके बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वहाँ के बच्चे हमारे भारत में पढ़ने भी आते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आपका पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।